नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में अपराधों को लेकर एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक राजस्थान में महिला अपराधों में तो कमी जरूर आई है, लेकिन बच्चियों से बेरहमी कम नहीं हो रही है, बल्कि बच्चियों के खिलाफ अपराध पहले से बढ़े हैं। वहीं विधानसभा में दिए गए एक जवाब में गृह विभाग की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में 7,339 बच्चे एक साल में गुमशुदा हुए। इनमें से 501 बच्चे के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई है। अब इसमें हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। वहीं महिला अपराधों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है और रेप के मामलों में पहले नंबर पर। वहीं बीते दिनों ब्यावर में ब्लैकमेल जैसे कांड अगर सामने आते रहे, टोंक में स्कूल की बच्ची के साथ वीडियो बनाकर अपराध किए जाते रहे, तो कैसे महिलाओं को लेकर सुरक्षा का भाव बनेगा और अपराध कैसे कम हो पाएगा। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चियों के खिलाफ अपराधों को कम क्यों नहीं किया जा पा रहा है। क्या बच्चियों के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है? क्या इसके ऊपर और गहनता के साथ विचार करने की जरूरत है? प्रशासनिक अमले को और भी ज्यादा तत्पर रहने की जरूरत है? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हम इस कार्यक्रम के अंदर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये टोंक के अंदर जब एक स्कूली बच्ची के साथ घटना होती है, उसका वीडियो बना करके उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ब्यावर का मामला भी आपको याद होगा, 1992 के अजमेर कांड का वो एक तरीके से उसी की तरीके से वो दिखाई देता है। लेकिन अब जरा ये जो आंकड़े सामने आए हैं, सवाल यही है कि आखिर कैसे इनमें कमी लाई जा सके। लेकिन जरा सबसे पहले बच्चों को लेकर के जो आंकड़ा सामने आया, जो बेहद हैरान करने वाला है, जरा उस आंकड़े के बारे में जानते हैं। दरअसल ये आंकड़ा ये बताता है कि एक साल के अंदर 7,339 बच्चे लापता हुए। 501 बच्चों का अब तक इसमें कोई सुराग नहीं लग पाया, यानी कि उसके बारे में 501 बच्चों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। गायब बच्चों में 84% लापता हैं और दूसरे राज्यों से सटे जिले इसके हॉटस्पॉट माने जाते हैं। यानी कि हॉटस्पॉट जो इलाके हैं, ये हाईवे से सटे हुए इलाके हैं। यहां पर सबसे ज्यादा ये घटनाएं होती हैं और यहीं से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो यानी कि बच्चों से जुड़ा हुआ ये आंकड़ा है, जिसमें ये पता चलता है कि कैसे ये चीजें सामने आ रही हैं। महिला अपराध में कमी लाने के लिए क्या हो रहा है, बच्चियों से जो बेरहमी है वो बढ़ रही है। ये साल दर साल के आंकड़े हैं। आप देखिए 2024 के अंदर 2036 जून तक के आंकड़े हैं। 2036 पॉक्सो के एक्ट के तहत ये मामले दर्ज किए गए। 2020 में आंकड़ा 3,400 के आसपास था, लेकिन ये महिला अपराध में कमी जरूर आई है, ये नजर आ रहा है, ये पता चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कैसे इसको और कम किया जा सकता है, जरा ये भी जानने की जरूरत है और इसी को हम इस कार्यक्रम के जरिए समझेंगे भी। लेकिन ये आप तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में महिला अपराध को लेकर के क्या आंकड़े और बताते हैं। दरअसल राजस्थान में महिला अपराध पर जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिला अपराध में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। रेप के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है और रेप की कोशिश के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि स्थिति अभी भी ठीक नहीं है और इसीलिए जरा इन सभी चीजों को लेकर के हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अनिल गोठवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले सर, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अपराध हैं और खास करके बच्चों को लेकर के जो भी आंकड़े सामने आए हैं, ये बेहद हैरान करने वाले हैं। सरकार की कोशिश यही है, और जब से सरकार में भजनलाल सरकार का गठन हुआ और जब से चार्ज संभाला है, कोशिश यही है कि अपराधों में कमी कैसे लाई जा सके। लेकिन इसको सार्थक कैसे किया जा सकता है सर, सबसे पहले इसी पर बात। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है कि जिसको समाज के अंदर आप जैसे मीडिया के चैनल से बार बार सामने लाया जा रहा है कि महिलाओं के प्रति कैसे अपराध में कमी लाई जा सके। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सरकार की क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या क्या कानून बनाए महिलाओं के लिए। एक तो कानून का प्रावधान है, चाहे वो डीवी एक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, अब चाहे वो कार्यस्थल के ऊपर यौन शोषण से संबंधित अपराध हो, अभद्र चित्रण हो, ये कानून 86, 71, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और ये सारे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो नई तकनीक आ गई है, जिसमें मोबाइल का, सोशल मीडिया का सहारा है, तो ये तकनीक भी हमें अब महिलाओं को, बच्चों को आगे देनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या क्या उपाय किए हैं, उनको पैनिक बटन या रेड बटन या उनको
कोई नंबर है 1091 या उसके ऊपर हम किस प्रकार, ताकि वहाँ रेस्पॉन्स टाइम पे पुलिस पहुंच सके और जो पीड़ित बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये सारी तकनीक भी अब हम काम में ले रहे हैं। और उसके बाद में आता है, देखो, सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव, अगर आप रूढ़ी के हिसाब से महिलाओं को, बच्चों को घरों में ही बंद करना चाहोगे तो अब वो जमाना नहीं रहा। उनको भी बराबर का अधिकार, और महिलाओं को बाहर निकलने की स्वतंत्रता, उनको नौकरी की स्वतंत्रता, और सामाजिक बदलाव में एक समान स्टेज के ऊपर, समान प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको भी अधिकार दिए जाने की जरूरत है। तो रूढ़िवादी परंपरा में हम अगर उनको रोक दिया, उनकी शिक्षा को रोक दिया, शिक्षा के साथ साथ वो उन्नति भी करें, तो ये जो स्टेजेज है तीनों, सरकार की और एक तकनीक की, और इनका एक समन्वय स्थापित करके हम कहीं ना कहीं इन अपराधों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक महिला, बच्चे इस तरह से जो पढ़ने वाले हैं, जिनके ऊपर जो टारगेटेड है, वो महिला समझती है कि मैं घर से बाहर निकलते ही अपने आप को असुरक्षित है, तो उसको पहले से मेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमारे परिजनों को, परिवारजनों को कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से उनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो किस प्रकार सतर्क रहें। हाँ। क्या क्या आपका मोबाइल, हैंडसेट आपके पास रहे, उनमें अच्छा, कौन एक सी अनिल सर, ऐसी इसमें एक और बड़े पहलू कई काम करते हैं। उसमें ये कि अगर पहली बात तो ये कि हम डर जाते हैं, अगर किसी भी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ कुछ घटना होती है तो पहली बात तो पुलिस थाने तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी उनके लिए दुविधा होती है कि जाएं भी या ना जाएं, शिकायत दर्ज कराएं कि नहीं कराएं। और वो जो पहली आवाज़ है ना, वो उठाना बड़ा लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, न सिर्फ बच्ची महिला के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी। लोक लाज का डर और क्या लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोच करके कई बार तो कंप्लेंट ही दर्ज नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और अगर इस तरीके से होने लगे और कभी कोई शिकायत पहुंचती भी है तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले, ढिलाई ना बरते, तो शायद उसके बाद जो केसेस हैं कम हो सकते हैं। देखो, अभी अभी एक कोचिंग सेंटर गोपालपुरा रोड के ऊपर एक बच्ची जो कोचिंग में सेंटर में जा रही थी, उसके ऊपर 112 का उसके मोबाइल के अंदर वो था, तो उसने वो जो ही पैनिक बटन दबाया, वहां हमारे कंट्रोल रूम और अभय कमांड सेंटर में एक महिला ने उठाया उसका कॉल, और महिला ने उठा के, और जब वो उसका वो मोबाइल काम करना बंद कर दिया तो उसने वापस उसकी लोकेशन निकाली अभय कमांड सेंटर से, और विद इन 3 to 4 मिनट्स वहां पर महिला सुरक्षा केंद्र से पहुंची, वहां थाने से उसको रेस्पॉन्स मिला और वहां पीसीआर पहुंची। तो एक ये तकनीक है हमारे, और हम इसको अगर काम में लें। अब ये जो जो आपने प्रश्न किया कि जो हिचकिचाहट है, जो जो ये बताने की प्रवृत्ति है कि मेरे साथ ये, तो वो महिला को ये सोचना चाहिए, बच्ची को ये सोचना चाहिए उसने अपराध नहीं किया। अपराधी के प्रति उनकी भाव ऐसे होना चाहिए कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं, बताऊं, अपने परिजनों को बताऊं कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर ऐसी बात आई तो मजबूती से गवाही देने के लिए भी उनकी सहमति प्रदान करनी चाहिए कि हाँ, इनको अपराध के लिए अगर सजा मिलती है तो मैं कोर्ट में भी जाके इनके खिलाफ बोलूंगी। तो ऐसी उसको घर से, अब मैं आपको बताऊं, जो एजुकेशन सेंटर है, स्कूल्स है, इसके अंदर टेक्निक का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। टीचर्स को बताना चाहिए गुड टच, बैड टच किस प्रकार से होता है। ये जो चीजें हैं नए टेक्निक के आधार के ऊपर, उनमें एक स्वावलंबन की, उनमें फिजिकल नीड की, और उनमें ट्रेनिंग की, इस तरह की ठीक है। जरूरत महसूस होती है। तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस बीच हमारे साथ दो और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी मिलवा देते हैं। हमारे साथ निशा सिद्धू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीआरसी की पूर्व अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मनन जी, अब ये बात ये उठ रही है कि महिलाओं के मन में से उस डर को निकालना होगा। हम वो वजह भी बता रहे हैं कि क्यों आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। कि शिकायत, पहली तो ये कि महिलाएं अक्सर शिकायत नहीं करती हैं, और जब शिकायत होती है तो पुलिस की कार्रवाई उस पर क्या होती है, और कार्रवाई हो, अब कई बार जो है सबूतों का अभाव, जैसा अभी अनिल सर ने बताया कि भाई तुरंत उस पर क्विक रिस्पॉन्स हुआ, तो अब जिनके खिलाफ वो कार्रवाई हुई, आसपास में एक मैसेज पहुंचेगा कि अगर किसी भी महिला के साथ राह चलते या किसी भी तरीके से उनको छेड़छाड़ होती है उनके साथ, तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो लोगों के मन में एक डर बना। तो ये प्रवृत्ति अगर सामने आएगी, इस तरीके की इमेज बनेगी, और ये इमेज अगर पोर्ट्रे होती है तो बड़ा फायदा मिलेगा, तभी ये ग्राफ कम हो सकता है। मनन जी।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते। चीज़ें बीच-बीच में अगर ब्रेक हो जाती हैं, जैसे कोई हादसा हुआ, तो मीडिया भी, प्रशासन भी, आम जनता भी, आस-पड़ोस भी और सब लोग मिलकर एकदम से हम लोग एक्टिव होते हैं, जिसमें कि हम सभी हैं, मतलब मैं भी हूँ। और उसके बाद जब ये विषय धीरे-धीरे डाउन होता है, तो हम लोग उस चीज़ों को भूलकर फिर इग्नोर करते हैं, जबकि हमारे को और चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज होती है, तो हमारे को ज़रूरत है, एक आम इंसान को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, एक छोटे-छोटे संगठनों और समूहों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस पर कंटिन्यूटी में काम किया जाए। और जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो क्राइम के हॉट स्पॉट्स हैं, उनको टारगेट करके क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को अब हम लोग सजग रूप से अपने साथ लें और इस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है, निरंतरता के साथ। हम्म। कोई भी चीज़ होती है, तो हम उसको लेकर एकदम से एक्टिव होते हैं और फिर वो चीज़ कम होती जाती है। फिर कोई केस होता है, फिर हम एक्टिव होते हैं। बनस्पत इसके ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन में, हमारे रवैये में, हमारी सोच में, विचार में हर वक़्त हमारे साथ होनी चाहिए और हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर से, जैसे मान लीजिए मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनको किस तरीके से, माँओं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, उनको डरने की बजाय उनको हिम्मत दिलाना। डराकर नहीं, बस हिम्मत से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और प्लस जितनी भी अवेयरनेस कैम्पेन्स हैं या पुलिस की फैसिलिटी है, लोगों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में नहीं पता होता, हेल्पलाइन नंबर के बारे में नहीं पता होता और ऐसा नहीं है कि बताने का प्रयास नहीं किया जा रहा, किया जाता है। लेकिन एक मदर की भी ज़िम्मेदारी ये होती है, बीइंग अ मदर मैं ये कह सकती हूँ और बीइंग अ जो मैं काम कर रही हूँ, उसके कारण कह सकती हूँ कि दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हर एक चीज़ की, चाहे हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हो, चाहे पुलिस नंबर्स हो, चाहे हम्म। टोल नंबर्स हो, सब कुछ उनको बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए, जैसे एक माँ का और फादर का नंबर। ठीक है। और दूसरा, ये जो ब्लैक पेपर और ये सब होते हैं, स्प्रे वगैरह रखना और किसी भी तरीके से उनको मार्शल आर्ट में एक्टिव करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंटिन्यूटी में। हम्म। कोई मुद्दा उठा और हम एक्टिव हुए, मुद्दा खत्म, हम चुप हो गए, ऐसा नहीं। ये ठीक बहुत है, यानी कि ज़रूरी है। ये कंटिन्यूटी में हमारा प्रोसेस रहना चाहिए और हमें दिस इज़ अपने वेरी घर में भी इम्पोर्टेंट। बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें कम से कम बच्चों को आवाज़ उठाने के लिए कम से कम उतना हमें जागरूक करना है। हम सिर्फ पढ़ाएं नहीं, हम उनको जागरूक करें, हम उनको बताएं कि आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है। निशा जी, इसमें इसमें हम समाज में कैसे परिवर्तन लाएं? भाई पता तो है कि समाज में ये सब कुछ होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए कई बार हम ही अपने पैर पीछे कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं सर, ये घटना हुई है, ठीक है, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। लेकिन ये जो रहने देने वाली बात है, ये आपके बच्चे के साथ हुई, या आपके साथ हुई, या आगे किसी और के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये मनोबल ये बढ़ावा देता है। अगर आपने उसी दिन आकर के स्टॉप कर दिया और मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा और इसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, तो शायद आगे कोई और शिकार ना हो। शुभेंदु, पहली बात तो कौन सा ऐसा दौर और कौन सा ऐसा राज है जब इस तरह के बच्चों के साथ तशद्दुद या जुल्म नहीं हुए हैं और बच्चों ने जब फेस नहीं किया है। दूसरी बात, वो सारी एजेंसियां जिसमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की हम बात करते हैं या बच्चों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, उनकी कानूनी पैरवी करने की बात करते हैं। मैं इशारा कर रही हूँ डब्ल्यूसी की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज की। अक्सर देखने में आता है कि जब से ये कमेटीज बनना शुरू हुई हैं, या तो उनका राजनीतिकरण हुआ है या उसमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की भर्ती हो जाती है जैसे शराब के ठेकेदार हैं। उनका क्या लेना देना है बच्चों की सुरक्षा को लेके, वो उनके कानूनों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, या और इस तरह के लोग जहाँ उनकी भर्ती हो जाती है, माने उनका चयन हो जाता है, तो वो कितना जवाबदेह होंगे बच्चों के प्रति। तो इसलिए वो सारी चीजें भी उतनी ही ध्यान रखने की है। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की सरकार हो, उनको बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने की जरूरत है। ये सही कहा मनन ने कि जैसे कोई सवाल उठता है, जैसे कोई मुद्दा केस सामने आता है, तो उसके तुरंत बाद हम लोग एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो बच्चों के कानूनों पे निरंतरता निगरानी बनाए रखने की जरूरत है और उनकी कानूनी पैरवी उतनी ही मजबूती हो। हमारे सामने आसाराम बापू वाला केस जो है वो एग्जाम्पल है। वो बच्ची डट के लड़ी और वो सजा तक पहुंचे, और उसमें पुलिस का रोल जो है, न्यायपालिका का रोल, वो सारी भूमिकाएं जो हैं वो सारी मायने रखती हैं। तो इसी तरह से बाकी बच्चों को भी न्याय मिले,
वो गुमशुदा की जब बात आती है, वो मिसिंग होते हैं, तो वही उन बच्चों को तलाशेगा कौन? वो बैगिंग में डाल दिए गए हैं, उनको भिखारी बना दिया गया है, या उनके साथ सेक्सुअल कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या किसी और गतिविधि में उनको लिप्त कर दिया गया है। तो वो देखना, निगरानी करना सरकारों का काम है, और सरकारों के एजेंडे में कई बार बच्चे उस तरह से शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमारे वोटर नहीं हैं। ठीक है, वोटर होते ठीक है। तो वो तो वोट की राजनीति का हिस्सा बनते, तो निश्चित तौर पे उनका एजेंडा प्रमुखता से आगे लाया जाता। ठीक है। तो अच्छा। शुभेंदु, ये सारी चीजें मैं अभी आपसे क्षमा चाहूंगी, मैं आगे शायद जुड़ नहीं पाऊं, क्योंकि मैं किसी ऐसी ठीक है, जगह पे हूं ठीक जहाँ है। कंटिन्यूटी में नहीं रह ठीक है पाऊंगी। निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने मेरी बात ठीक है, कही, बहुत आपने शुक्रिया। मुझे समय दिया, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अनिल जी को इसमें जरा शामिल कर रहा हूँ। अनिल जी, एक चीज़ ये है कि हम जब ये गायब हो रहे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो हैरान करने वाली बात एक सामने आई कि जो हाईवे से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ से ज़्यादातर बच्चे गायब हो रहे हैं। आपने एक लंबे समय तक सर काम किया, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये हाईवे के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से गायब होना, और जो पास के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर इसका हॉटस्पॉट होना, ये क्या बताता है? शुभेंदु जी, ये जो हाईवे के आसपास के जो मामले हैं, वहां पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से, और बच्चे जो थोड़ा बहुत भी प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन के दौरान पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी एक ऐसी भावना होती है, और वो चाहिए आप ये देखिए कि सोशल मीडिया में कि साहब बॉम्बे के अंदर वहाँ हम जाएंगे और पिक्चर में वीडियो वो बना लेंगे और वहाँ स्थान लेंगे, तो कुछ तो ऐसे हैं। हाँ, कुछ इसके अंदर ये जरूर आया है कि हमारे जो ये मानव तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसका भी कहीं ना कहीं आउटपुट मिला है। और राजस्थान में विशेष तौर के ऊपर जो है, कुछ लोग इसी में लिप्त हैं कि वो छोटी बच्चियों का, इसमें आपने जो वो डेटा दिया है उसमें माइनर गर्ल्स का ज्यादा प्रोपोर्शनेट है, उसमें हिस्सा ज्यादा माइनर बच्चियां गायब हुई है। तो इनको आप अब किसी भी काम में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब बच्चों से बाल मजदूरी कराने के लिए हो, चाहे वो किसी वेश्यावृत्ति या ब्रॉथल हाउस के लिए वो तैयार हो, या उनको लोभ लालच से या जबरन उनको भीख मांगने या बैगिंग के काम में लगाने को ले जाते हैं, और उनको जो जिनकी आर्थिक परिवार के अंदर स्थिति मजबूत नहीं हो। मैं आंकड़ा ये जो आपने बताया है, ये आंकड़ा तो वो आंकड़ा है जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने पे हुई है। कई ऐसे हैं कि पुलिस थाने के ऊपर रिपोर्ट भी नहीं हुई दर्ज है, नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन अब वो कर ली है, जिसके अंदर की जो सेंटर का हमारा वो है BPRND, उसके तहत हर थानों को इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब मिसिंग पर्सन्स का जो नंबर है वो ढूंढने में और मिलाने में हमारे को बहुत इजी हो गया, चाहे किसी भी स्टेट का हो। और आजकल फोटोग्राफी और टेक्निक के माध्यम से उसकी आईज और उसके जो भौहें हैं उससे तुरंत मिलान हो जाता है। और मिसिंग पर्सन्स को ऐसा नहीं है कि भाई 100%, मैं ये कह रहा हूँ कि 70-80%, हाँ, उनमें से कुछ मान लो कोई चला गया या कोई मजदूरी वो करने लग गया, तो उसमें जरूर टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा मिले नहीं। हाँ, कुछ परसेंटेज 5-7% ऐसा रहा होगा जिसको मिलान करने में दिक्कत आती है। बाकी अब ठीक है। टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है और मिलान भी किया जा सकता है। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को एक्सचेंज भी करते हैं डाटा, ताकि इसमें मिसिंग पर्सन्स का अच्छा, एक मिलान भी एक हो चीज जाए। और जिस पर हमें नजर दौड़ाने की जरूरत है, मैं इसमें मनन जी को जरा शामिल करता हूं, फिर उसके बाद मैं अनिल सर आपके पास ही आऊंगा इस पर। लेकिन मनन जी, एक चीज आप गौर कीजिए कि ब्यावर का जो मामला था, ब्लैकमेल कांड, ये कहा जाता है कि 1992 अजमेर कांड से मिलता जुलता वैसा कांड था, जिसमें बच्चियों को टारगेट करके, उनको चिन्हित करके, उनके साथ पहले तो दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं, उनके बाद वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो एक चिन्हित प्राइवेट स्कूल, जिनकी वो स्कूली छात्राएं थी, टोंक का भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक स्कूल की एक छात्रा के साथ पहले उसके साथ गलत काम किया जाता है, उसके बाद वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो स्कूलों से, यानी कि अब आप देखिए कि स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहां से हमें बच्चों को बहुत अवेयर करने की जरूरत है। ये नहीं कि बड़े बच्चे हैं या बड़ी महिलाएं हैं उनके लिए ये मुश्किल है, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना जानना कि आसपास चल क्या रहा है,
उनको ये पता होना कि भाई आपको गलत के खिलाफ कब आपको आवाज उठानी है, बताना है आपको भी घर में। देखिए, इसमें ये है कि मैंने अभी आपसे कहा कि एजुकेशन एजेंडे में हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, हिस्ट्री को जोड़ते हैं, साइंस को जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन का विषय भी हमारे यहाँ पर एसेंशियल होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स है, उसका एक विषय है, उससे भी ज़्यादा मैं मानती हूँ कि सेल्फ अपनी प्रोटेक्शन से संबंधित अवेयरनेस, नॉलेज एंड जब प्रिवेंशन बेटर देन क्योर जो हम कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा एक पूरा इसका रेगुलर सेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट करना चाहिए, प्लस बच्चों को ये पता होना चाहिए। आजकल के बच्चों को सब कुछ पता होता है। सबसे पहले हम लोग उन लोगों को मोबाइल देते हैं। छोटा सा बच्चा अगर रो रहा होता है तो हम कहते हैं बेटा मोबाइल ले ले, और वो चुप हो जाता है। लेकिन उसमें स्पॉन्टेनियस कैसी कैसी रील्स आ रही है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। बच्चे का माइंड एकदम कच्चा होता है, उसको यही नहीं पता कि कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी गलत है। और बाद में पता भी चल जाता है कि ये चीज गलत है, कहीं से भी अननोइंगली और नोइंगली, लेकिन उसका ब्रेन उस तरफ जाता नहीं है और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो शुरू में तो वो चीजें उसको अच्छी लगती है, बाद में वही चीजें उसके लिए बुरी साबित होती है। पुलिस वालों के साथ भी ये समस्या होती है कि कई बार स्टार्टिंग में फेक केसेस भी आ जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सहमति से हो रहा था। बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी मेरे पास एक ऐसा केस भी आया था, बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उसको पॉक्सो किया गया, लेकिन वो बाद में लड़की एल्डर एज में निकली। तो इस तरीके से टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब हम लोग, बच्चे लोग, हम सब चीजों को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो उसमें चूज एंड पिक हमको किस चीज को करना है, किसको लाइफ में लाना है। फिर एक बच्ची ब्लैकमेल होती है तो उस बच्ची को परस्यू किया जाता है कि आप दूसरी को भी लाओ। तो वो विद इंटरेस्ट शुरुआत होती है, बाद में वो बच्चे फंसते चले जाते हैं। शुरू में जाते हैं, आजकल फ्रेंडशिप का भी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब गलत है या सही है, लेकिन उसकी बॉर्डर लाइन हम लोगों को नहीं पता होती। हम लोगों को उसकी लिमिटेशन भी, क्योंकि हमारी एज बहुत एडोलेंस है, हम इनोसेंट हैं, तो नहीं पता होती। तो ठीक है। जरूरत है तो वो जो ये थिन यानी लाइन कि है हमें उसके कई बार नहीं समझ में आता है, लेकिन उस वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। मनन जी और अनिल जी, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच सदन के भीतर और बाहर, क्योंकि इस मामले को लेकर के भी जब सवाल पूछा गया, एनडीटीवी राजस्थान ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से जब पूछा इन अपराधों के आंकड़ों को लेकर के, उनका इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखा देते हैं। मेरे साथ हैं जवाहर सिंह बेढम, जो गृह मंत्री हैं। जवाहर सिंह जी, टोंक की घटना हो गई है, ब्यावर में घटना हो गई है, बच्चियों को लेकर इस तरह से हो गया है, तो पूरा राजस्थान एक तरह से चिंतित है। देखिए, निश्चित रूप से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और बच्चियों को अपनी गिरफ्त में लेकर के बेला फुसला करके जिस तरह का घिनौना कृत्य करने की साजिश ये लोग रचते हैं, हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, और आपने उसकी परिणति देखी भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, हमारी पुलिस भी सख्त है, लेकिन चूंकि इन लोगों में पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाले लोगों ने ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम किया था। लेकिन हम संकल्पित होकर के कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग अक्षम हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके सख्त से सख्त कानून के तहत जो भी सजा दिलाई जाएगी। बेढम जी, एक और सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा महिला अपराध में राजस्थान को बहुत अच्छा पायदान नहीं मिला है, टॉप 3 में ही आता है। अब हम देखते हैं कि पिछली बार जैसे गहलोत सरकार में भी महिला अपराध की काफ़ी ज़्यादा केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी पिछले 1 आध साल में पॉक्सको बच्चियों के साथ जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और ये सिर्फ ब्यावर और अजमेर का, टोंक का ही मसला नहीं है, ज़्यादातर बच्चियों के साथ केसेस कम नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो छेड़छाड़ होता है, इस टाइप की भी माइनर, मतलब अनसेफ हो रहा है राजस्थान गर्ल्स के लिए, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है फिगर्स के मुताबिक। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2023 तक जो राजस्थान था वो एक तरह से रेपिस्तान की संज्ञा मिलने लग गई थी। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में हम 1 साल 2 महीने का देखेंगे तो महिला अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। निश्चित रूप से जो भी केस दर्ज होते हैं, हमने उनका तुलनात्मक अध्ययन जो किया है, उनकी जांच के बाद जो निकल के आता है उसमें जो अपराधी पाए जाते हैं उस पर कठोर कार्रवाई करने का हम काम करते हैं।
और महिला अपराधों में और ज़्यादा कमी आए, इसके लिए हम सकारात्मक प्रयास करें। आपने कहा था कि हर थाने में महिला डेस्क होगी। हर थाने में महिला डेस्क होगी, हर थाने में महिला डेस्क को स्थापित किया हुआ है। मैंने भी निरीक्षण किए हैं, समय समय पर अधिकारी भी हमारे निरीक्षण करते हैं, समय समय पर निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। हमने स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस कैंप भी चलाए हैं। माता पिताओं को भी हमने आग्रह किया है कि अपने बच्चों को एक ऐसा संदेश दें कि कोई भी व्यक्ति दुराचरण करने की कोशिश करे तो उसको रिएक्ट करने की व्यवस्था भी हो, और उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाने की व्यवस्थाएं भी विभिन्न स्थानों पर की जाती रही हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति को किसी भी स्तर का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जवाहर सिंह बेडम जो हमें बता रहे थे कि क्या क्या जो कदम है सरकार उठाएगी ये देखने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित रहें। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम जिनको आपने सुना, और मैं इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल जी, इस पर आप थोड़ा सा बताइए। ये हेल्प डेस्क की बात कही गई, महिला हेल्प डेस्क होना चाहिए थानों के अंदर, और अगर ऐसी व्यवस्था होती है तभी चीज़ें बेहतर। भाई, जो महिला आ रही है कंप्लेंट करने के लिए, उसके लिए यही तो व्यवस्था थी, लेकिन कितना है और कितनी वहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है महिला कर्मचारियों की या पुलिसकर्मियों की, इसको लेकर के हमेशा से सवाल रहा है। शुभेंदु जी, मैं जहां तक समझता हूं राजस्थान के प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे, चौकियों का मैं नहीं बता पाऊंगा, बड़ी चौकियों पे तो है, लेकिन प्रत्येक पुलिस स्टेशन के ऊपर महिला डेस्क है, आज की तारीख में मौजूद है और उनका अस्तित्व है, और महिलाएं ही उनके ऊपर बैठ के काम कर रही है। यही नहीं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, सब डिवीजन के ऊपर तो अब तो महिला थाने खोले गए हैं, और उनमें भी इंस्पेक्टर रैंक की महिला लगाए जाने का करीब करीब मैं ये मान के चलता हूँ 50% थानों पे महिला ही पुलिस निरीक्षक या एसएचओ है वहाँ महिला थानों पर। ये एक आंकड़ा जो है बार बार कर रहा है, लेकिन इसके अंदर लेकिन सवाल यही है ना कि उसके बावजूद भी ग्राफ कम नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को कैसे कम किया जाए, बच्चों के खिलाफ जो अपराध के आंकड़े सामने आए हैं उसमें सुधार कैसे लाया जाए, कैसे उसमें कमी लाई जा सके। आज बात इसी पर थी। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।